कि उन्हीं दिनों से, मैट्रिक के समय से मैंने अपने नाम के साथ तखल्लुस रेणु जोड़ा। बिल्कुल रुचि लेते हैं और जो भी आंकड़े हैं और जो स्थितियां हैं, ऊपर से लगता है कि स्थिति निराशाजनक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि साहित्य के पाठक बढ़े हैं। कुछ ही लोग उसमें से प्रतिशत साहित्य के पाठक रहे हैं पहले भी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। तो इन भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आज आप देखते हैं कि सारा का सारा समाचार जो बड़े चैनलों के द्वारा दिया जा रहा है वो वस्तुतः मनोरंजन ही है। जब फिक्की जैसी संस्था, जो अखिल भारतीय संस्था है उद्योगपतियों की, वो पब्लिकेशन को एक इंडस्ट्री मान लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी संभावनाएं हैं, व्यापार की संभावनाएं। जो सोशल मीडिया है उसे छोड़ दें तो बाकी जो तकनीकी विकास है वो साहित्य को या ज्ञान को, पठन पाठन को समृद्ध करने वाले उपादान ही है, सहायक उपादान है, उसके प्रतियोगी नहीं है। साहित्य कभी भी क्रांति नहीं करता है। यह भुलावा है सोचना कि साहित्य से क्रांति होती है। कविता या कहानी कभी भी क्रांति नहीं करती है, वो क्रांति की जमीन तैयार करती है। हत्यारे पकड़ लेंगे राहगीर को चोर चोर कहकर, पुलिस हत्यारों को शाबाशी देगी, फोटो खिंचवाएगी। किसी को शक्ल से पहचाना जाएगा, किसी को खान पान से, किसी को दाढ़ी और खतने से, बपतिस्मा से पहचाने जाएंगे कई, कपड़ों के रंग से पहचाने जाएंगे, उन्हें घुसपैठिया और हत्यारा कहा जाएगा। नमस्कार, आदाब। मैं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। आज संवाद के इस एपिसोड में मैं रूबरू हूँ राकेश रेणु जी से। राकेश रेणु भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित आजकल मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और एक नामचीन कवि हैं जो पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से कविताएं लिखते रहे हैं। साहित्यिक आलोचनाएं, परिचर्चाएं, इन तमाम विधाओं में इनकी अच्छी पकड़ है और ये भाग लेते रहे सक्रिय रूप से। तो आज हमारी मुलाकात इनसे इनके निवास पर नोएडा में हो रही है और हम इनसे कुछ सवाल जो हम जानना चाहते हैं। तो मैं रेणु जी, आपका स्वागत है द संवाद के इस मंच पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके नाम के साथ जो ये रेणु उपनाम लगा हुआ है, क्या इसका कोई संबंध फणीश्वरनाथ रेणु जी से है या क्या? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नमस्कार आप सबको। ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये आमतौर पर हर जगह मुझसे पूछा जाता है। इसके पीछे की आपको पता है कि मैं मूलतः बिहार का सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और अपनी पढ़ाई के दिनों में स्कूल की कहिए मैट्रिक की परीक्षा के बाद, अभी बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद 2 से 3 महीने का वक्त लगता है रिजल्ट आने में। जी जी। तो उस अवधि में शहर के में जो पुस्तकालय था उसके कर्ता धर्ताओं में मेरे पिताजी थे। जी जी। बाबूजी हम लोग कहते रहे। तो साथ ले जाने लगे वहाँ पर पुस्तकालय में रोज़ शाम को। जी जी। और 2 साल पहले रेणु जी का निधन हो गया था। तो बहुत सारी किताबें उस 2.5-3 महीने में पढ़ी जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु का समग्र था। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ मिल चुका था और उनका जो त्रयी है, उपन्यास त्रयी, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा, वो ये इस तरह की बहुत सारी किताबें आप पढ़ी। और फणीश्वरनाथ रेणु के लेखन का ऐसा प्रभाव रहा कि उन्हीं दिनों से, मैट्रिक के समय से मैंने अपने नाम के साथ तखल्लुस रेणु जोड़ा। जी जी जी। तो रेणु जी का, फणीश्वरनाथ जी का बहुत प्रभाव है मेरे लेखन पर, मेरी सोच पर और जैसा आप जानते हैं मेरे नाम पर भी। जी जी। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप की जो पुस्तकें, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो प्रकाशित पुस्तकें हैं आपकी, रोजनामचा, इसी से बचा जीवन और नए मगध में,
तो ये 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। नए मगध में, चूँकि मैं जानता हूँ कि इसी से बचा जीवन और रोजनामचा के ऊपर काफ़ी चर्चाएं अब तक हो चुकी हैं, लेकिन नए मगध में ये बिल्कुल ताज़ा कविता संग्रह आपका प्रकाशित हुआ है। ये संग्रह अभी अभी आया है। जी जी। और लोगों के बीच जाना आरंभ हुआ है। जी जी। तो इस पर बातचीत आगे होगी, ये उम्मीद है। बाकी बातचीत कविता कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका तत्काल असर हो। जी जी। और बातचीत अभी भी हो सकती है, धीरे धीरे होती रहती है। और कई बार अच्छी रचनाएं बार बार आवृत्ति के तौर पर लौटती हैं आपकी स्मृति में। कोई नई घटना होती है और आपको पुराने कवि की गालिब याद आएंगे, इकबाल याद आएंगे, रघुवीर सहाय याद आएंगे। तो वो ये नहीं, कविता और साहित्य का मामला ये नहीं कि अभी अभी का मामला हो, वो भविष्य में भी उसकी चर्चा हो सकती है यदि रचनाओं में दम हुआ, उनमें बल हुआ। तो दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नए मगध में ये जो कविता संग्रह है, इसके माध्यम से आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मगध हमारे इतिहास का बहुत ही मजबूत हिस्सा है। तो मगध अपने इतिहास के अपने स्वरूप में यहाँ उपस्थित है संग्रह में। मगध एक व्यंजनात्मक रूप से एक प्रतीक के तौर पर आप देख सकते हैं, जो पूरे देश का और समकालीन देश की भी बात उसमें आ सकती है। तो ये तो पाठक पर निर्भर करता है कि वो रचनाओं को कैसे लेता है। इस पुस्तक में नए मगध में शीर्षक से कविताओं की एक लंबी श्रृंखला है। उसमें 15 स्वतंत्र कविताएं हैं। अच्छा, अलग अलग कविताएं इसी शीर्षक से, लेकिन वो स्वतंत्र कविताएं हैं। वो श्रृंखला तो है, यानी देश काल की बात हो रही है, इतिहास की बात हो रही है, वो सब है, लेकिन 15 की 15 स्वतंत्र कविताएं हैं। तो वहीं से इसका नाम लिया नए मगध में। और जैसा मैंने कहा कि इसको व्यंजना के तौर पर, प्रतीक के तौर पर आज के समय से भी जोड़ सकते हैं। और इतिहास तो है ही जहाँ मगध है। वर्तमान समय में साहित्य के प्रति जो आमजन का आकर्षण है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब से पहले 2-3 दशक पहले तक जो साहित्य के प्रति लोगों का रुझान था, जिस तरीके से लोग साहित्य में रुचि लेते थे, क्या आपको लगता है कि आज भी आमजन उसी तरीके से रुचि लेते हैं साहित्य में? बिल्कुल रुचि लेते हैं। और जो भी आंकड़े हैं और जो स्थितियां हैं, ऊपर से लगता है कि स्थिति निराशाजनक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि साहित्य के पाठक बढ़े हैं, प्रकाशक भी बढ़े हैं। जी, पुस्तकें ज़्यादा प्रकाशित हो रही हैं और पाठक भी बढ़े हैं। पुस्तकें ज़्यादा प्रकाशित तभी होंगी, क्योंकि पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय है एक किस्म का, तभी होंगी जब उसके खरीदार होंगे। तो खरीदार हैं। बिल्कुल। इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि कभी भी लिखने पढ़ने के काम में आबादी का बड़ा हिस्सा नहीं शामिल रहा। अपने देश की पर नज़र डालें तो हालिया अतीत हमारा कहता है, मध्यकाल से लेके और उससे पहले प्राचीन भारत में भी शिक्षित लोग ही कम थे। जब शिक्षित लोग कम होंगे तो लिखने पढ़ने का काम जो शिक्षित होंगे वही करेंगे, वही पढ़ेंगे भी। जाहिर सी बात है। भक्ति काल में जो मध्यकाल का वक्त है, जब तुलसी, कबीर आदि हुए, नानक हुए, उस 400-500 साल में के बीच में जो कवि थे वो भक्त भी थे, वो और उनके जो शिष्य थे वो घूम घूम करके लोगों को पाठ करके सुनाते थे अपनी रचनाओं का। तो उनसे उनकी रचनाएं लोकप्रिय हुई। कम पढ़े लिखे लोगों के बीच भी चीज़ें गई। लेकिन उससे पहले और उसके बाद के समय में, दोनों ही समय में जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और सारे लिखे पढ़े लोग भी साहित्य में रुचि लेना जरूरी नहीं है। सबका क्षेत्र अलग अलग होता है, सबके का जो कहें कि हासिल करने का स्तर अलग अलग होता है। सब बिल्कुल। उसको आप दूसरे तरीके से कहें कि ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है। तो कुछ ही लोग उसमें से प्रतिशत साहित्य के पाठक रहे हैं पहले भी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ। और अब चूँकि शिक्षा का प्रसार तेज़ी से हो रहा है, मैं साक्षरता दर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें तो जो हस्ताक्षर करना जान गया वो भी साक्षर माना जाता है। फिर भी ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है जो लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं और लिख पढ़ सकते हैं, अच्छा साहित्य लिख पढ़ सकते हैं।
दूसरी चीज़ आप देखें, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका अन्यथा नहीं लें, आप भी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि हैं और मैं भी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन जो नए लोग शिक्षित होकर आ रहे हैं वो मध्य वर्ग के नहीं हैं। वे जो अब तक शिक्षा से, सुविधाओं से, ज्ञान से वंचित रहे, वे लोग अब शिक्षित होकर आ रहे हैं, यानी जो वंचित और दलित तबके के लोग हैं वे आ रहे हैं। तो वे लोग किन माध्यमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? वे अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाते। वो हमने मतलब मध्य वर्ग ने अपने बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा में अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिया है, जो खाते पीते लोग हैं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी दीगर भारतीय भाषाओं में ज्ञान हासिल कर रहे हैं। उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि उसे बड़ी तादाद में पाठक नए मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, जबकि यह देश पूरी तरह से शिक्षित, मैं साक्षर फिर नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षित ज्ञान का एक उच्चतर स्तर हासिल नहीं कर ले। जब कर लेगा तब आप कहेंगे कि ये स्थिर हुआ, इससे आगे विकास की, वो तब देखा जाएगा विकास की संभावना होती है या नहीं। लेकिन जब तक कि वो 100% लोग ज्ञान संपन्न हो जाएंगे, तब तक साहित्य के, अच्छे साहित्य के पाठक बने रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध है जहाँ से ये पता चल सके कि जो पुस्तकों की बिक्री है, जो किताबें बिक रही हैं, साहित्य की किताबें, वो बढ़ा है, उसमें वृद्धि हुई है? देखिए, आंकड़ों को अब तत्काल में आंकड़े आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ तो बताई ना कि शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2021 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई। हमारे पास जो जनगणना उपलब्ध है अभी, आगे जो होगी सो होगी, वो 2011 की है। और 2011 की जनगणना, यानी अब से 10-11 साल पहले की जनगणना हमें बताती है कि 74% लोग साक्षर थे, यहाँ साक्षर के हैं। और ये जो 74% लोग थे, 2001 से उनमें 9% की वृद्धि हुई थी। अच्छा, 9% लोग नए जुड़े थे। तो हम पिछले 11 सालों में 10% या 9% और जोड़ लें तो 74 को हम मान सकते हैं आराम से कि ये 83%, 84% या 85% आज की तारीख में होना होगा। इसमें से आधे लोग कर दें कि ज्ञान के उच्चतर स्तर पर हैं, जो बेहतर साहित्य पढ़ सकते हैं, आधे ही करते हैं। लेकिन ये निरंतर, ये जो 10% या 9% निरंतर बढ़ रहे हैं, ये वृद्धि लगातार है और यही साहित्य के पाठक हैं। एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि आपने पूछा, तो दूसरी ओर जो बड़े व्यापारिक घराने हैं, हमेशा से ये होता है, वे किसी चीज़ की ओर तब प्रवृत्त होते हैं जब उसमें उनको खासा लाभ, मुनाफा दिखाई देता है। बिल्कुल। अब तक जब सरकार ने जब टेलीविज़न चैनलों को, प्राइवेट टेलीविज़न चैनलों की इजाज़त दी और प्राइवेट समाचार की इजाज़त दी, ये 2001 के आसपास की घटना है, तो फिक्की ने, जो व्यापारिक घरानों का, इंडस्ट्रीज़ का समूह है, फिक्की ने उसके बाद इन्फोटेनमेंट के लिए अपनी कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट जारी करना शुरू किया। बाज़ाब्ता सालाना बैठकें उसकी होने लगी बीच में। इन्फोटेनमेंट यानी इंफॉर्मेशन जो एंटरटेनमेंट, यानी उन्होंने तभी माना कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना और समाचार का काम है, इससे मनोरंजन भी किया जा सकता है। और आज आप देखते हैं कि सारा का सारा समाचार जो बड़े चैनलों के द्वारा दिया जा रहा है, वो वस्तुतः मनोरंजन ही है। उसमें यथार्थ कम है, मनोरंजन ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो दूसरा पक्ष है, ये सांस्कृतिक पहलू को प्रभावित करने वाला पक्ष है। उसका जो आर्थिक, जिस बात के लिए मैंने जिक्र किया इसका, कि उसमें वो करोड़ों से अरबों में वो कमाई चली गई पिछले 20 सालों में। उसी फिक्की ने पहली मर्तबा 2018 में पबकॉन, पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। मैं उसमें शामिल था, मैं गया था, उसको बुलाया गया था, मैं अटेंड कर, यही देखने के लिए गया था कि क्या हो रहा है। जब फिक्की जैसी संस्था, जो अखिल भारतीय संस्था है उद्योगपतियों की, वो पब्लिकेशन को एक इंडस्ट्री मान लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी संभावनाएं हैं, व्यापार की संभावनाएं। हमें संस्कृति कर्मी के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर, हमें ये देखना है कि उससे
हमारे पाठकों का, भारतीय समाज का कितना भला हो सकता है। तो अगर किताबें फैलेंगी, किताबों की बिक्री बढ़ेगी, तो जाहिर है ज्ञान का प्रसार होगा, अच्छा साहित्य लोग भी पढ़ेंगे। जी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समकालीन साहित्य है, इस समकालीन साहित्य के ऐसे कुछ चेहरे जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे और जिसे पाठक वर्ग को दिलचस्पी लेकर पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ चेहरा वर्तमान? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वरिष्ठ लोग हैं। मैं कवियों से शुरू करूं, नरेश सक्सेना हैं, लखनऊ में रहते हैं। जी जी। और मैंने आजकल का एक अंक भी, जनवरी का अंक, 85 साल के हुए तो उन पे किया। रायपुर में विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो भी कवि हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। और राजेश जोशी हैं भोपाल में, बहुत बढ़िया कवि हैं। यहाँ नोएडा में मदन कश्यप हैं, बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, वैशाली के हैं वस्तुतः। मदन कश्यप बहुत अच्छे कवि हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और कविता में अगर रुचि न हो तो उपन्यास और कथा साहित्य में शेखर जोशी हैं, लखनऊ में रहते हैं, इन दिनों पुणे में है अपनी बेटी के पास। 90 साल के होने, और हम लोग आजकल का जल्दी ही एक अंक उन पर कर रहे हैं, केंद्र पूरा विशेषांक, और उनका साहित्य पठनीय है। अब हमारे बीच जो लोग हैं उनमें से विनोद कुमार शुक्ल का नाम फिर आएगा, वो अच्छे कथाकार भी हैं। अभी जो ताज़ा अंक हमारा है, आपने शायद देखा हो आजकल का, वो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं, पूर्णिया में हैं, है ना। चंद्रकिशोर जायसवाल वो भी 82-83 साल के हो गए, और वो आत्मप्रचार से बहुत दूर रह के काम करने वाले रचनाकार हैं, लेकिन बहुत उम्दा। फणीश्वरनाथ रेणु की परंपरा का यदि किसी ने संवहन किया है तो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। बहुत ही बढ़िया कथा साहित्य उनका, उनकी कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हुई हैं, उनके उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए हैं। अगर उन पर कोई कार्यक्रम न किया हो तो उनसे मिलिए और करिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग पके हुए आम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें शुभकामना करनी चाहिए सबके लिए, उनके लिए भी। और भी उनके बाद की पीढ़ी में आए तो गीतांजलि श्री को अभी बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि बहुत बढ़िया लिखती हैं। अनामिका हैं, और वो भी मुजफ्फरपुर की हैं, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने खूब कविताएं लिखी हैं और उनके उपन्यास हैं। अनामिका को पढ़ा जाना चाहिए। भोपाल में फिर कुमार अंबुज हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारी पीढ़ी के और एकदम नए लोग, हमारी पीढ़ी के बाद के, हम लोग भी लिखते हुए तो अब 3 दशक हो गए, तो बहुत बाद के वो नए लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है और ज़्यादातर युवा अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं इस तरह के माध्यमों पर। क्या आपको लगता है कि इसके कारण जो आज का युवा है ये साहित्य से दूर होता चला जा रहा है? एक हद तक ये बात सही है। एक हद तक ये बात सही है कि ये जो नई तकनीक ने जो नई चीज़ें हमें दी हैं, उनसे विचलन एक किस्म का डिविएशन पैदा हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन वो डिविएशन कभी भी स्थायी नहीं होगा। वो आरंभिक डिविएशन होता है, फिर एक, और वो समय जल्दी आता है 2-4 साल में, 2-3 साल के भीतर, कि आप उसे ऊबने लगते हैं। आपको परिवर्तन चाहिए होता है। आपको ऐसी स्थायी चीज़ चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं समृद्ध कर रही है, जो एक बार आपने पढ़ा या देखा, ऐसा फिल्म, ऐसे सिनेमा का वो हिस्सा, या ऐसा लिखित साहित्य जो आपके दिमाग में जगह बना ले, स्थायी प्रभाव करे। तो चलताऊ चीज़ों का एक अस्थायी सा दौर होता है किसी भी व्यक्ति पर। और ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष की किताबों और ज्ञान का, जैसे मैंने कहा, भक्ति काल में लोग घूम घूम कर गा गा करके अपनी चीज़ों का प्रचार करते थे, तो वो कोई एक स्थूल रूप ही हो अनिवार्य नहीं है। अगर आज तकनीक वर्चुअल माध्यम को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा दे रही है और बहुत सारे नए लोग उस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साहित्य भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकता है और कराया जा रहा है। जो समर्थ लोग हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं, वो करा रहे हैं। वस्तुतः ये जो किताब या पत्रिकाएं हैं, ये भी तो तकनीक की देन है। बिल्कुल। यहाँ भी हम चीज़ें टाइपसेट करते हैं, छपाते हैं, वो सब तकनीकी प्रक्रिया है।
तो तकनीक ने एक दूसरी सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप एकदम हार्ड कॉपी छपी हुई पुस्तक साथ में न रखें, वो आभासी रूप में आपके पास ऑनलाइन उपलब्ध हो, आप जब चाहें अपना किंडल, अपना मोबाइल खोल करके पढ़ पाएं। तो वो चीज़ भी वो साथ साथ है, वो उसको समृद्ध करने वाली चीज़ है। ये न माने जो सोशल मीडिया है उसे छोड़ दें, तो बाकी जो तकनीकी विकास है वो साहित्य को या भी ज्ञान को, पठन पाठन को समृद्ध करने वाले उपादान ही है, सहायक उपादान है, उसके प्रतियोगी नहीं है। मतलब इस माध्यम से भी साहित्य को आम जनों तक पहुंचाया जा सकता है। सबको इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि इन नई सुविधाओं का भी इस्तेमाल हम साहित्य के प्रसार के लिए करें। वर्तमान समकालीन राजनीतिक परिवेश में साहित्य की भूमिका कहाँ तक प्रभावी है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है, वो चाहे आज का हो या पीछे का हो, साहित्य कभी भी क्रांति नहीं करता है। यह भुलावा है सोचना कि साहित्य से क्रांति होती है। कविता या कहानी कभी क्रांति नहीं करती है, वो क्रांति की जमीन तैयार करती है। जैसे किसान मिट्टी कोड़ करके खेत तैयार करता है हल चला करके, ये उसकी जमीन तैयार करती है। कहने का अर्थ ये कि वो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वह प्रभाव छोड़ती है कि हम अगर कोई चीज़ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ बोलें, उसके खिलाफ खड़े हों, तो वो उसकी ज़मीन तैयार करती है। साहित्य सीधे सीधे क्रांति नहीं करती है। अब इस प्रक्रिया में, ज़मीन तैयार करने की प्रक्रिया में, चूँकि जैसे किसान हल चलाता है तो वो तो हल चला रहा है, लेकिन किताब पढ़ने की प्रेरणा स्वतः स्फूर्त होगी, व्यक्ति में खुद आएगी, खुद वो पढ़ता है। तो जब पढ़ेगा तभी वो ज़मीन तैयार होगी, नहीं पढ़ेगा तो नहीं तैयार होगी। जितने लोग पढ़ेंगे वहाँ उनके बीच तैयार होगी, पढ़ के दूसरे को बताएंगे उनके बीच भी तैयार हो सकती है ना? तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, समय लेती है। तो सामाजिक स्थितियाँ जो हों, राजनीतिक आर्थिक स्थितियाँ जो हों, उनका प्रक्षेप, उनकी तस्वीर साहित्य में आता जरूर है, ताकि भविष्य में भी लोग उसको जानने की इस काल में ये हुआ था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज भी इस तरह के की रचनाएं साहित्य में हो रही हैं जो परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार कर सके? जी, खूब हो रही है जी, खूब हो रही। अपनी बात नहीं कहूँगा, नहीं तो आप नए मगध में पढ़े, मैंने जितने कवियों के नाम लिए हैं जी। और जितने कथाकारों के नाम लिए हैं जी। उनको पढ़ें और आप देखेंगे कि वो तन के खड़े हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और आपको बता रही हैं कि रास्ता किधर है। ये चुनौती है और ये रास्ता है जी। वो दोनों चीज़ें बता रही हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि उसके लिए उद्यम खुद करना होगा, पढ़ना होगा, धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा। राकेश जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए आपकी जो नई रचना है नए मगध में काव्य संग्रह, उसमें से कोई एक कविता आप यदि पढ़कर दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें तो। जी। ये कविता है नए मगध में की जो श्रृंखला, उसमें 13वीं कड़ी है। ये नए मगध में 13। जी। जाल में फंसेगी सबसे मासूम चिड़िया, चालाक लोमड़ी मदद करेगी बहेलिए की। जाल में फंसेगी सबसे मासूम चिड़िया, चालाक लोमड़ी मदद करेगी बहेलिए की। हत्यारे पकड़ लेंगे राहगीर को चोर चोर कहकर। हत्यारे पकड़ लेंगे राहगीर को चोर चोर कहकर। पुलिस हत्यारों को शाबाशी देगी, फोटो खिंचवाएगी। किसी को शक्ल से पहचाना जाएगा, किसी को खान पान से, किसी को दाढ़ी और खतने से। बपतिस्मा से पहचाने जाएंगे कई, कपड़ों के रंग से पहचाने जाएंगे। उन्हें घुसपैठिया और हत्यारा कहा जाएगा। गो की बहुत चुस्त होगा नए मगध का राजकाज। गो की बहुत चुस्त होगा नए मगध का राजकाज। फौरन शिनाख्त होगा, पोस्टर लगाए जाएंगे। कुर्क होंगे घर जायदाद दफ्तर। गोली मारी जाएगी चौराहे पर। अपराधी कोई हो बच न पाएगा।
अपराधी कोई हो बच न पाएगा, अपराध और अपराधी पहचानने का तरीका लेकिन बदल जाएगा। वाह। जानकार कहेंगे इसमें नया क्या है, जानकार कहेंगे जानकार कहेंगे इसमें नया क्या है, यह तो मगध में हमेशा से होता आया है। बहुत बढ़िया। तो ये एक कविता थी नए मगध में। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद की ओर से आपका राकेश जी, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह आपकी रचनाएं जारी रहेंगी, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद आपका भी, आपकी पूरी टीम का, और अशेष शुभकामनाएं आप सबके लिए। शुक्रिया।